सुबह के 8 बज रहे थे। अभय कपूर अपनी ब्लैक मर्सिडीज में बैठकर ऑफिस जा रहा था। कार में बिल्कुल सन्नाटा था। एसी का टेम्परेचर एकदम सेट था और अभय अपने आईपैड पर इम्पोर्टेंट मेल्स चेक कर रहा था। अचानक ट्रैफिक जैम की वजह से उसकी कार एक जगह रुक गई। पास ही में एक बड़ा सा होर्डिंग लगा था जिस पर एक लोकल एफएम चैनल का विज्ञापन था। सुनिए रेडियो पागलपन, आरजे मेहर के साथ, जो आपके दिमाग की बत्ती जलाने नहीं बल्कि उसे हमेशा के लिए फ्यूज करने आती है। अभय ने एक गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर देखा। तभी उसकी नज़र ठीक बगल वाली लेन पर पड़ी। एक लाल रंग की स्कूटी पर एक लड़की बैठी थी। उसने हेलमेट नहीं पहना था, कान में ईयर प्लग्स लगे थे और वो स्कूटी चलाते चलाते ऐसे हाथ हिलाकर गा रही थी जैसे वो किसी कॉन्सर्ट में हो। और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि आरजे मेहर थी। ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हुआ। अभय के ड्राइवर ने जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ाई, मेहर का ध्यान भटका और उसकी स्कूटी सीधे अभय की करोड़ों की मर्सिडीज के बम्पर से जाकर टकरा गई। धड़ाम। अभय का खून खौल उठा। उसकी परफेक्शन वाली दुनिया में कोई उसकी कार को खरोच कैसे पहुंचा सकता था। उसने झटके से कार का दरवाज़ा खोला और बाहर निकला। अंधी हो क्या? अभय की भारी और गुस्से से भरी आवाज़ गूंजी। दिखाई नहीं देता रास्ता? मेहर ने स्कूटी से उतरकर अपना हेलमेट ठीक किया, अपने बिखरे हुए बालों को पीछे झटका और बिल्कुल आराम से अभय के सामने आकर खड़ी हो गई। वह अभय से थोड़ी छोटी थी, लेकिन उसकी आंखों में जो अकड़ थी वो किसी राजा से कम नहीं थी। ओहो मिस्टर परफेक्शन, मेहर ने ताना मारते हुए कहा। सुबह सुबह इतना हाई ब्लड प्रेशर सेहत के लिए हानिकारक होता है। स्कूटी मेरी थी, टक्कर मैंने मारी, नुकसान मेरा हुआ, तो मिर्ची आपको क्यों लग रही है? मेरी कार पर स्क्रैच आ गया है। अभय ने गुस्से में अपनी उंगली कार के बम्पर की तरफ पॉइंट की। मेहर ने एक बार कार को देखा, फिर अभय को ऊपर से नीचे तक घूरा। अरे यार, इतनी बड़ी मर्सिडीज के मालिक होकर भी इतनी कंजूसी! एक स्क्रैच के लिए ऐसे रो रहे हो जैसे कोई जायदाद छीन गई हो। लो, ये रखो 50 रुपये और अपना रोना बंद करो। मेहर ने अपनी जेब से 50 का एक मुड़ा तुड़ा नोट निकाला और सीधे अभय के हाथ पर रख दिया। अभय सन्न रह गया। उसके 35 साल के इतिहास में किसी ने आज तक उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। उसने उस नोट को गुस्से में वहीं सड़क पर फेंक दिया। तुम्हारी इस बदतमीजी की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, अभय ने अपनी दांत पीसते हुए कहा। अपना नाम और लाइसेंस दो। नाम मेहर है और लाइसेंस घर भूलाई। मेहर ने अपनी स्कूटी को किक मारी, एक कानिया स्माइल दी और बोली, हिम्मत है तो ढूंढ लेना मुझे, मिस्टर एंग्री बर्ड। इतना कहकर वह अपनी स्कूटी भगा कर ले गई। अभय वहीं खड़ा मुठियां भींचता रह गया। उसने मन ही मन कसम खाई कि इस सन की लड़की को सबक सिखा कर रहेगा। 2 दिन बाद अभय अपने ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा था। आज उसकी कंपनी का सबसे बड़ा मर्जर होने वाला था, जिसके लिए एक मीडिया पार्टनर की ज़रूरत थी। कंपनी के मार्केटिंग हेड ने एक नए रेडियो चैनल के साथ टाई अप करने का फैसला किया था। कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाज़ा खुला और मार्केटिंग हेड ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, हमारे नए मीडिया पार्टनर आ गए हैं, रेडियो पागलपन की टीम। अभय अपने लैपटॉप से नज़रें हटाकर जैसे ही सामने देखने के लिए उठा, उसके होश उड़ गए। कॉन्फ्रेंस रूम में वही लड़की मेहर, एक स्टाइलिश ब्लैक कोट और फॉर्मल पैंट पहने, हाथ में फाइल लिए बड़े आराम से अंदर आ रही थी। उसके चेहरे पर वही चिर परिचित शैतानी मुस्कान थी। मेहर ने भी जब सामने अभय कपूर को देखा तो उसकी आंखें एक सेकंड के लिए बड़ी हुई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला
और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपनी कुर्सी पर बैठ गई। नमस्ते सर, मेहर ने बहुत ही प्रोफेशनल लेकिन आंखों में शरारत लिए कहा। उम्मीद है इस बार 50 रुपए की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभय के माथे पर नसें तड़कने लगी। उसने मीटिंग में मौजूद बाकी लोगों को अनदेखा किया, सीधा अपनी जगह से उठा और मेहर के पास आकर उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, तुम यहाँ क्या कर रही हो सिक्योरिटी? इसे बाहर निकालो। मेहर ने अपनी जगह से हिले बिना बड़ी बेपरवाही से कहा, सर थोड़ा ठंडा पानी पीजिए। मैं इस प्रोजेक्ट की हेड आरजे मेहर हूँ। अगर मुझे बाहर निकाला तो आपका यह करोड़ों का मर्जर आज ही कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यह डील सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल के साथ फाइनल हुई है। अभय के पास गुस्से में अपनी मुठियां भींचने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह मजबूर था। उसने ज़बरदस्ती अपने गुस्से को गटका और वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। पूरे 2 घंटे की मीटिंग में मेहर ने जानबूझकर अभय को चिढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश की। कभी वह किसी बात पर जोर से हंस पड़ती, कभी अभय के सीरियस आइडिया पर मजाक उड़ाती और कभी पेन से टिक टिक करके उसका सिर दर्द बढ़ा देती। मीटिंग खत्म होने के बाद जब सब लोग बाहर चले गए तो अभय ने केबिन का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। मेहर अभी भी अपनी फाइल समेट रही थी। उसने मुड़कर देखा तो अभय उसके बिल्कुल करीब आ चुका था। उसकी आंखों में एक खतरनाक और जुनूनी चमक थी। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इस तरह परेशान करके बच जाओगी? अभय की आवाज़ बहुत भारी और गहरी थी। मेहर ने थोड़ा सा भी डरने के बजाय अपनी गर्दन ऊपर उठाई और अभय की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, परेशान तो मैंने अभी शुरू किया है मिस्टर कपूर। आप देखते जाइए, आपकी इस बोरिंग और परफेक्ट ज़िंदगी में ऐसा तूफान लाऊंगी कि आप भूल जाएंगे कि गुस्सा कैसे करते हैं। अभय ने अपना हाथ मेहर की कुर्सी के हत्थे पर रखा, जिससे मेहर पूरी तरह उसके घेरे में आ गई। आग से खेलने का शौक बहुत है तुम्हें, है ना? पर डर इस बात का है कि कहीं इस आग में तुम खुद ही न जल जाओ। मेहर का दिल 1 सेकेंड के लिए जोर से धड़का। अभय की नज़दीकी और उसकी वो मस्कुलर बॉडी उसकी सांसों को थोड़ा भारी कर रही थी, लेकिन उसने अपना ईगो नहीं गिरने दिया। उसने तुरंत अपनी एक उंगली अभय के सीने पर रखी और उसे हल्का सा पीछे धकेल दिया। आग से खेलना मेरी पुरानी आदत है सर। मेहर ने मुस्कुराते हुए अपना बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जाते जाते उसने मुड़कर कहा, कल सुबह ठीक 9 बजे मेरे रेडियो स्टेशन पर आ जाना। लाइव इंटरव्यू है, लेट मत होना वरना 50 रुपए का जुर्माना लगा दूंगी। अभय उसे जाते हुए देखता रह गया। उसके चेहरे पर गुस्सा कम और एक अजीब सी बेचैनी ज़्यादा थी। वह समझ चुका था कि यह लड़की उसकी दुनिया में भूचाल लाने के लिए आ चुकी थी और चाह कर भी वह इससे खुद को दूर नहीं रख पा रहा था। अगली सुबह ठीक 8:55 बजे अभय कपूर की चमचमाती ब्लैक मर्सिडीज रेडियो पागलपन के ऑफिस के बाहर रुकी। रेडियो स्टेशन का ऑफिस अभय के एकदम क्लीन और शांत कॉरपोरेट ऑफिस से बिल्कुल उल्टा था। यहाँ दीवारों पर अतरंगी पोस्टर लगे थे, लोग बीन्स बैग पर बैठकर काम कर रहे थे और हर तरफ से अजीब अजीब सी आवाज़ें और गाने गूंज रहे थे। अभय ने अपने सूट के बटन ठीक किए और एक गहरी इरिटेशन भरी सांस ली। उसे ऐसे कैजुअल और शोर शराबे वाली जगह बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह सीधे रिकॉर्डिंग स्टूडियो की तरह बढ़ा। कांच के पार स्टूडियो के अंदर मेहर बैठी थी। उसने बड़े से हेडफोन्स लगाए हुए थे, बाल एक मेसी बन में बंधे थे और वह माइक के सामने बोलते हुए पागलों की तरह हाथ हिला रही थी। अभय ने दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। स्टूडियो काफ़ी छोटा और कोजी था। अभय के अंदर आते ही मेहर ने उसे देखा, एक शैतानी स्माइल दी और इशारे से सामने वाली कुर्सी पर बैठने को कहा। तो शहर वालों,
मेहर ने माइक में एकदम एनर्जी के साथ बोलना शुरू किया। जैसा कि मैंने वादा किया था, आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही खास और बहुत ही खतरनाक मेहमान आए हैं, जो सोते भी हैं तो शायद 3 पीस सूट पहनकर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए कपूर इंडस्ट्रीज के बॉस मिस्टर अभय कपूर का। अभय ने शांति से अपना हेडफोन पहना। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांत और कातिलाना स्माइल थी। वो आज पूरी तैयारी के साथ आया था। गुड मॉर्निंग मेहर, अभय ने बहुत ही डीप और अट्रैक्टिव आवाज़ में माइक पर कहा। उसकी वो भारी आवाज़ रेडियो पर और भी ज़्यादा सेक्सी लग रही थी। और गुड मॉर्निंग इस शहर को। वैसे तुमने सूट वाली बात बिल्कुल गलत कही। मैं सोते वक्त क्या पहनता हूँ, ये जानने के लिए तुम्हें मुझे बहुत करीब से जानना पड़ेगा। मेहर की आंखें एक सेकेंड के लिए बड़ी हो गई। उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि अभय जैसा सड़ू और सीरियस इंसान नेशनल रेडियो पर ऐसी फ्लर्टी लाइन मारेगा। कंट्रोल रूम में बैठे साउंड इंजीनियर्स भी हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। मेहर ने तुरंत खुद को संभाला। उसका ईगो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। ओहो मिस्टर कपूर, तो काफ़ी रोमांटिक मूड में लग रहे हैं। मेहर ने हंसते हुए पलटवार किया। वैसे शहर वालों, आपको बता दूं कि कल ही मिस्टर कपूर की करोड़ों की गाड़ी से मेरी स्कूटी टकरा गई थी और इन्होंने सड़क पर ऐसा ड्रामा किया जैसे मैंने इनकी गाड़ी नहीं, इनकी किडनी मांग ली हो। क्यों अभय जी, इतना कंजूस होना ज़रूरी है क्या? मेहर को लगा कि अब अभय को गुस्सा आएगा और वो लाइव शो में भड़क जाएगा। यही तो उसका प्लान था, अभय का वो परफेक्शन वाला घमंड पूरी दुनिया के सामने तोड़ना। लेकिन अभय ने एक बहुत ही रिलैक्स तरीके से अपनी कुर्सी को मेहर की तरफ थोड़ा घुमाया। उसने अपनी कोहनी टेबल पर टिकाई और मेहर की आंखों में बिल्कुल सीधा देखते हुए बोला, गाड़ी का नुकसान बड़ी बात नहीं थी मेहर। अभय की आवाज़ एकदम स्मूथ थी, पर जब कोई इतनी खूबसूरत आफत मेरी कार से आकर टकराए तो उसे बिना नाम और नंबर पूछे जाने देना मेरी सबसे बड़ी गलती होती। वो तो बहाना था तुम्हें रोकने का, वरना एक स्क्रैच की क्या औकात। मेहर की बोलती बंद हो गई। उसका दिमाग एक पल के लिए ब्लैंक हो गया। अभय अपनी गहरी काली आंखों से उसे ऐसे घूर रहा था जैसे वो कोई रेडियो शो नहीं, बल्कि एक प्राइवेट डेट पर बैठे हो। मेहर के दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। तो मेहर पहली बार अपने ही शो में हड़बड़ाई। तो लगता है मिस्टर कपूर को बातों को घुमाना बहुत अच्छे से आता है। चलिए शहर वालों, लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, मिलते हैं 2 मिनट बाद। मेहर ने जल्दी से बटन दबाया और माइक ऑफ कर दिया। ऑन एयर की लाल बत्ती बुझ गई। स्टूडियो में अब सिर्फ वो दोनों थे। बाहर कोई उनकी आवाज़ नहीं सुन सकता था। ये क्या बकवास कर रहे थे तुम नेशनल रेडियो पर? मेहर ने अपना हेडफोन निकाल कर टेबल पर पटका। उसका चेहरा हल्का सा लाल हो रहा था। रोमियो बनने की कोशिश कर रहे हो? अभय ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना हेडफोन बहुत ही आराम से निकाला और अपनी जगह से खड़ा हो गया। स्टूडियो इतना छोटा था कि डेस्क के बीच में ज़्यादा जगह नहीं थी। अभय ने दोनों हाथ मेहर की कुर्सी के आर्म रेस्ट पर रखे और उसकी तरफ झुक गया। अब उनके चेहरे एक दूसरे से सिर्फ कुछ ही इंच की दूरी पर थे। अभय की महंगी परफ्यूम की महक ने मेहर के दिमाग को सुन्न करना शुरू कर दिया था। क्या हुआ आरजे मेहर? अभय ने एकदम धीमी और खुरदुरी आवाज़ में फुसफुसाया। तुम्हारी वो बकबक करने वाली मशीन अचानक बंद कैसे हो गई? अभी 2 मिनट पहले तो तुम बहुत मज़े ले रही थी। पीछे हटो अभय। मेहर ने अपनी आवाज़ में शक्ति लाने की कोशिश की, पर वो हल्की सी काँप गई। उसने अपने हाथ से अभय के सीने को धकेलने की कोशिश की, पर अभय अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। मैंने कहा था ना मेहर। अभय और भी ज़्यादा करीब आ गया। उसकी गर्म सांसें मेहर के होठों पर पड़ रही थी। आग से मत खेलो। तुम्हें लगा तुम इस छोटे से माइक के पीछे बैठकर मेरी बेइज्जती करोगी और मैं चुपचाप सुन लूँगा?
अगर तुम बगावत कर सकती हो जंगली बिल्ली, तो मैं उस बगावत को कुचलना बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। मेहर ने अपनी आंखें अभय की आंखों में गड़ाते हुए कहा। हालांकि उसके दिल की धड़कन माइक के ऑफ होने के बाद भी किसी ढोल की तरह बज रही थी। तुम मुझे अपने इस बॉस वाले एटीट्यूड से डरा नहीं सकते। अभय हल्का सा मुस्कुराया। वो मुस्कान बहुत ही कातिलाना थी। मैं डरा कहाँ रहा हूँ मेहर। अभय का अंगूठा बहुत ही हल्के से मेहर के गाल को छू कर गुजरा। मैं तो बस तुम्हें बता रहा हूँ कि खेल अब शुरू हुआ है और इस खेल के नियम मैं तय करूँगा। तभी कंट्रोल रूम से आवाज़ आई, मेहर 10 सेकेंड में लाइव जा रहे हैं। अभय तुरंत पीछे हटा। उसने अपने कोट के बटन ठीक किए, मेहर को एक आखिरी इंटेंस लुक दिया और दरवाजे की तरफ मुड़ गया। इंटरव्यू ख़त्म। आरजे मेहर, बाकी की बातें ऑफिस में करेंगे। डोंट बी लेट। अभय ने एक आंख मारी और स्टूडियो से बाहर निकल गया और नेयर की लाल बत्ती वापस जल गई। मेहर ने अपना हेडफोन वापस पहना, पर उसके हाथ कांप रहे थे। वेलकम बैक शहर वालों। मेहर ने जैसे तैसे बोलना शुरू किया, लेकिन आज पहली बार शहर की सबसे बेबाक और मुंहफट आरजे को समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या बोले। अभय कपूर ने बिना चिल्लाए, बिना गुस्सा किए, सिर्फ अपनी उस खामोश और हावी होने वाली ईटन सिटी से मेहर के पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया था। और मेहर को अब समझ आ गया था कि ये लड़ाई उतनी आसान नहीं होने वाली थी जितनी उसने सोची थी। यह टक्कर सच में एक तूफान और ज्वालामुखी के बीच की थी। अगली सुबह 26 की हो गई है तू मेहर। हमारे गांव में इस उम्र की लड़कियों के 2-2 बच्चे स्कूल जाने लगते हैं और एक तू है जो अभी तक फटे हुए पैंट पहनकर माई के सामने चिल्लाती रहती है। मेहर के छोटे से बिखरे हुए अपार्टमेंट में सुबह सुबह महाभारत चल रही थी। उसकी माँ, जो 2 दिन पहले ही गांव से आई थी, उन्होंने सुबह की चाय के साथ ही शादी पुराण शुरू कर दिया था। गांव की टिपिकल मानसिकता उनके रग रग में बसी थी और मेहर का यह आज़ाद और बिंदास रहना उन्हें बिल्कुल हजम नहीं हो रहा था। मेहर आराम से सोफे पर लेटी एक हाथ में सेब खा रही थी और दूसरे हाथ से टीवी का रिमोट चला रही थी। तो मम्मी, मैंने गांव वालों को रोका है क्या? मेहर ने सेब का एक बड़ा बाइट लेते हुए कहा। उन्हें बोलो, दो क्यों, पूरी क्रिकेट टीम पैदा कर ले। मैं क्या शहर में एकदम मस्त हूँ। मस्त है? आग लगे तेरी इस मस्ती को। माँ ने गुस्से से सोफे पर रखा एक कुशन उठाकर मेहर की तरफ फेंका। कल ही शर्मा जी की पत्नी का फ़ोन आया था। उनका लड़का सरकारी बैंक में है, एकदम गाय जैसा सीधा है। मैं कह रही हूँ हाँ कर दे। मेहर ने कुशन को हवा में ही कैच कर लिया और हंसते हुए बोली, माँ, अगर लड़का गाय जैसा है तो उसे तबेले में बांधो, मेरे बेडरूम में क्यों भेज रही हो? और बैंक में है तो क्या मैं उसकी एफडी करवा लूँ? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला इसमें। तेरा दिमाग खराब हो गया है। माँ ने अपना सिर पीट लिया। अरे, रिश्तेदार ताने मारते हैं कि जवान बेटी को शहर में खुला छोड़ रखा है। बुढ़ापे में क्या रेडियो वाले तेरा खर्चा उठाएंगे? एक अच्छा पति मिल जाएगा तो जिंदगी सेट हो जाएगी। ओहो मम्मी, ये पति होता है या कोई LIC की पॉलिसी जो ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी काम आएगा। मेहर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। शादी कोई मैगी थोड़े है जो 2 मिनट में बन जाएगी, और मेरा खर्चा उठाने के लिए मैं खुद काफ़ी हूँ। मुझे किसी सरकारी बैंक वाले के ATM कार्ड की ज़रूरत नहीं है। माँ पूरी तरह से चिढ़ चुकी थी। भगवान, ऐसी उल्टी खोपड़ी वाली बेटी किसी दुश्मन को भी ना दे। मैं जा रही हूँ पूजा करने, तू अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ले। माँ बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई। मेहर ने गहरी सांस ली और वापस सोफे पर गिरने ही वाली थी कि तभी उसका फ़ोन बजने लगा। स्क्रीन पर उसके स्टेशन हेड यानी बॉस का नाम फ्लैश हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ अभय कपूर का ऑफिस। अभय के शानदार, ठंडे और सन्नाटे से भरे केबिन में तूफान आने से पहले की खामोशी थी। अभय अपनी लेदर चेयर पर बैठा उंगलियों से टेबल बजा रहा था।
आज मेहर को मर्जर की फाइल साइन करने के लिए उसके ऑफिस आना था। अभय कल वाले उस रेडियो इंटरव्यू के बाद से ही एक अजीब सी बेचैनी में था। वो बस उस सनकी लड़की को फिर से अपने सामने देखना चाहता था, ताकि वो कल की उस बगावत का हिसाब बराबर कर सके। तभी केबिन का दरवाज़ा खुला। अभय के होठों पर एक कड़क और शैतानी स्माइल आ गई। उसने अपनी नज़रें उठाई, लेकिन दरवाजे पर मेहर नहीं थी। वहाँ एक दुबला पतला चश्मे वाला लड़का खड़ा था, जो डर के मारे कांप रहा था। अभय की स्माइल एक ही सेकंड में गायब हो गई। उसकी आंखों में एक खौफनाक अंधेरा छा गया। तुम कौन हो? अभय की आवाज़ इतनी सर्द थी कि कमरे का तापमान और गिर गया। आरजे मेहर कहाँ है? सर, मेरा नाम सन्नी है। लड़के ने अपनी फाइल को सीने से चिपकाते हुए हकला कर कहा। मैं रेडियो स्टेशन से हूँ। मेहर मैम ने कहा है कि उन्हें कोई बहुत ज़रूरी काम आ गया है, तो उन्होंने फाइल मुझे दे दी और कहा कि मैं आपसे साइन करवा लूँ। अभय ने अपनी दांत इतनी ज़ोर से पीसी कि उसके जबड़े की नसें तन गई। वो लड़की उसके हुक्म को लात मारकर किसी और को भेज रही थी। उसकी इतनी हिम्मत! गेट आउट! अभय ने एकदम ठंडी और शांत आवाज़ में कहा। पर सर, फाइल। सनी ने कांपते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। मैंने कहा गेट आउट। अभय अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसकी धाड़ सुनकर सनी उल्टे पैर केबिन से बाहर भाग गया। अभय ने अपना फ़ोन उठाया और सीधे रेडियो स्टेशन के बॉस का कॉल लगाया। मिस्टर माथुर। अभय ने बिना हेलो बोले सीधा पॉइंट पर आते हुए कहा। मैंने अपनी डील रेडियो पागलपन के साथ फाइनल की थी, किसी चपरासी के साथ नहीं। अगर आरजे मेहर अगले 20 मिनट में मेरी डेस्क के सामने खड़ी नहीं हुई, तो समझ लेना करोड़ों की डील आज इसी वक्त कैंसिल। और इसके बाद तुम्हारा चैनल इस शहर में कहीं काम नहीं कर पाएगा। अभय ने जवाब सुने बिना ही फ़ोन कट कर दिया और अपना फ़ोन टेबल पर पटक दिया। मुझसे भागोगी तुम, जंगली बिल्ली? अभय ने गहरी सांस छोड़ते हुए खुद से कहा। इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। वापस मेहर का घर। मेहर ने फ़ोन उठाया। हेलो बॉस। सन्नी पहुंच गया क्या साइन लेने? मेहर ने मज़े से पूछा। सन्नी? तुमने मुझे बर्बाद करने की कसम खा ली है क्या मेहर? फ़ोन के दूसरी तरफ से बॉस लगभग रोने वाली हालत में चिल्ला रहा था। यहाँ अभय कपूर ने मेरी जान हलक में अटका दी है। उसने सन्नी को धक्के मार कर निकाल दिया। वो कह रहा है कि अगर 20 मिनट में तुम उसके केबिन में नहीं पहुंची, तो वो डील कैंसिल कर देगा। करोड़ों का नुकसान होगा मेहर। मेहर की आंखों में एक खतरनाक गुस्सा आ गया। तो क्या मैं उसकी नौकर हूँ बॉस? मेरा काम रेडियो पर बोलना है, उसके ऑफिस जाकर उसके नखरे उठाना नहीं। वो सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए मुझे वहाँ बुला रहा है। कल मैंने उसका घमंड तोड़ा था ना, तो अब वो अपनी पावर दिखा रहा है। प्लीज़ मेहर, मैं हाथ जोड़ता हूँ। बॉस गिड़गिड़ाने लगा। इस वक्त अपना ईगो साइड में रख दो। तुम बस वहाँ जाओ, फाइल साइन करवाओ और वापस आ जाओ। अगर वो डील कैंसिल हुई तो मुझे तुम्हें जॉब से निकालना पड़ेगा। प्लीज़। मेहर ने गुस्से में अपना होठ काटा। उसे अभय का यह गंदा कारपोरेट गेम बहुत अच्छे से समझ आ रहा था। वो अपनी सीधी तरीके से नहीं जीत पाया, तो अब वो उसके करियर को ढाल बना रहा था। ठीक है, मेहर ने दांत पीसते हुए कहा। जाती हूँ मैं उस सड़े हुए एंग्री बर्ड के पास, लेकिन साइन करवा कर ही वापस आऊँगी। मेहर ने फ़ोन काटा और गुस्से में अपना बैग उठाया। लो, यहाँ माँ मेरी आज़ादी छीनने पर तुली है और वहाँ वो सूट वाला खड़ूस मेरा करियर खाने पर अभय कपूर, तुमने गलत लड़की से पंगा ले लिया है। अब मैं तुम्हारे ऑफिस में आ रही हूँ ना, तो वैसा धमाका करूँगी कि तुम्हारी वो परफेक्ट दुनिया हिल जाएगी। मेहर ने अपनी स्कूटी की चाबी उठाई और अपनी उसी लाल स्कूटी पर तूफान की तरह अभय के ऑफिस की तरफ निकल पड़ी। आज उस कॉर्पोरेट केबिन में सिर्फ फाइल पर साइन नहीं होने वाले थे। आज वहाँ दो तूफानों की एक बहुत भयानक टक्कर होने वाली थी। शहर की सबसे ऊंची और शानदार कांच की इमारत
कपूर एम्पायर। यह सिर्फ एक ऑफिस नहीं, बल्कि अभय कपूर के रुतबे और उसके कड़क अनुशासन का जीता जागता सबूत था। यहाँ परिंदा भी बिना अपॉइंटमेंट के पैर नहीं मार सकता था। ठीक 10:30 बजे एक खटारा लाल स्कूटी इस आलीशान बिल्डिंग के एकदम सामने आकर रुकी। मेहर ने अपने फटे हुए नीले जीन्स, एक ओवर साइज पीली टी शर्ट और बिखरे हुए बालों के साथ स्कूटी खड़ी की। उसने जानबूझकर अपनी स्कूटी वीआईपी पार्किंग में लगाई, जहां अभय कपूर की दूसरी गाड़ी खड़ी होती थी। मेहर ने फाइल हाथ में ली और तूफान की तरह मेन गेट की तरफ बढ़ी, लेकिन मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। एक्सक्यूज मी मैडम। एक हट्टे कट्टे सिक्योरिटी गार्ड ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे रोक लिया। आपका आईडी कार्ड और अपॉइंटमेंट किसके साथ है? मुझे सीधे तुम्हारे बॉस अभय कपूर से मिलना है। यह फाइल साइन करवानी है। मेहर ने बिना रुके आगे बढ़ने की कोशिश की। गार्ड ने अपना टैबलेट चेक किया और एक अजीब सी नज़र से मेहर के कपड़ों को घूरा। मैडम, आज के अपॉइंटमेंट लिस्ट में आरजे मेहर नाम की किसी भी महिला का नाम नहीं है। अभय सर ने सख्त आदेश दिया है कि बिना नाम के किसी को भी अंदर ना जाने दिया जाए। आप बाहर जाइए। मेहर का दिमाग ठनक गया। उसे पूरी कहानी समझ आ गई। उस सड़े हुए एंग्री बर्ड ने जानबूझकर उसका नाम सिक्योरिटी सिस्टम में नहीं डाला था, ताकि वह मेन गेट पर बेइज्जत हो और उसे कॉल करके अंदर आने की भीख मांगे। अच्छा, अभय कपूर का सख्त आदेश है। मेहर के होठों पर एक बहुत ही खतरनाक और शैतानिया स्माइल आ गई। उसने गहरी सांस ली और अचानक पूरे रिसेप्शन एरिया में इतनी जोर से चिल्लाई कि वहां खड़े सारे कारपोरेट कर्मचारियों के हाथ से कॉफ़ी के कप छलक गए। अरे मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो भैया? मैं अभय जी की होने वाली पत्नी हूँ। कल ही तो हमारी सगाई तय हुई है और आज वो मेरे फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। क्या उनके कमरे में कोई और चुड़ैल बैठी है? रिसेप्शन पर एकदम सन्नाटा छा गया। गार्ड के पसीने छूट गए। कपूर एम्पायर के बॉस की होने वाली पत्नी, वो भी इस हालत में। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो मेहर को रोके। सब लोग सदमे में उसे देख रहे थे। गार्ड हड़बड़ा गया। मैडम, शांत हो जाइए आप अंदर जा सकती हैं। यही तो मैं कह रही थी बेवकूफ़। मेहर ने आंख मारी, गार्ड को साइड में धकेला और सीधे अभय के प्राइवेट लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। अभय अपने लैपटॉप पर कुछ देख रहा था। उसे पता था कि मेहर नीचे फंस गई होगी। वो बस अपने फ़ोन के बजने का इंतज़ार कर रहा था, जब मेहर हार मानकर उसे कॉल करेगी, लेकिन फ़ोन नहीं बजा। इसके बजाय उसके केबिन का भारी कांच का दरवाज़ा इतनी ज़ोर से खुला कि दीवार से जा टकराया। अभय ने झटके से सिर उठाया। सामने मेहर खड़ी थी। उसकी आंखों में आग थी और उसके चेहरे पर जीत का गुरूर। तुम अंदर कैसे आई? अभय की आवाज़ में पहली बार हल्की सी हैरानी थी। सिक्योरिटी ने तुम्हें? सिक्योरिटी को मैंने बता दिया कि मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी हूँ, जो तुम्हारा पर्दाफाश करने आई हूँ। मेहर ने बड़े मज़े से चलते हुए अभय की टेबल के बिल्कुल सामने आकर कहा। अभय का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुमने क्या बकवास की नीचे? मेरा पूरा स्टाफ क्या सोच रहा होगा? मुझे क्या पता, जाकर पूछ लो उनसे। मेहर ने फाइल को पूरी ताकत से अभय की एकदम साफ और चमकती हुई डेस्क पर पटका। चुपचाप इस पर साइन करो मिस्टर कपूर। मेरे पास तुम्हारे फालतू के कारपोरेट गेम के लिए टाइम नहीं है। मुझे अपने शो की स्क्रिप्ट लिखनी है। अभय ने अपना गुस्सा तुरंत कंट्रोल किया। उसकी आंखों में वापस वो सर्द और खुखार चमक आ गई। वह अपनी कुर्सी से उठा और धीरे धीरे फाइल की तरफ बढ़ा। तुम बहुत होशियार बनती हो ना जंगली बिल्ली। अभय ने फाइल को खोला और उसके पन्ने पलटने लगा। तुम्हें लगा कि तुम यहाँ आकर चिल्लाओगी, फाइल पटकोगी और मैं चुपचाप साइन करके तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, तो और क्या करोगे? मेरी आरती उतारोगे? मेहर ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा। अभय हल्का सा मुस्कुराया। उसने फाइल के एक पन्ने को निकाला और मेहर की तरफ घुमा दिया। तुम्हारे स्टेशन हेड ने शायद तुम्हें पूरी बात नहीं बताई। अभय ने एकदम धीमी और नशीली आवाज़ में कहा। मैंने इस डील में एक छोटी सी शर्त जोड़ दी है। पेज नंबर 4
क्लॉज बी, ध्यान से पढ़ो। मेहर ने फाइल को देखा। जैसे उसने वह लाइन पढ़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आरजे मेहर का सुबह का प्राइम टाइम शो अगले 30 दिनों तक कपूर एम्पायर के हेड क्वार्टर इसी ऑफिस से लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। अगर आरजे मेहर ने एक भी दिन नागा किया तो यह डील रद्द मानी जाएगी और उनके चैनल पर कानूनी मुकदमा ठोका जाएगा। ये क्या बकवास है? मेहर गुस्से से चिल्लाई, तुम पागल हो गए हो? मैं अपने स्टेशन को छोड़कर तुम्हारे इस सड़े हुए बोरिंग और जेल जैसे ऑफिस में आकर अपना शो करूंगी? कभी नहीं। तो मत करो। अभय ने अपनी जेब में हाथ डालते हुए बहुत ही रिलैक्स्ड अंदाज में कहा, डील अभी कैंसिल कर देते हैं। तुम्हारे बॉस को हार्ट अटैक आ जाएगा, 25 लोगों की नौकरी चली जाएगी और तुम्हारा कैरियर जो अभी अभी उड़ान भर रहा है वो हमेशा के लिए ज़मीन में दफन हो जाएगा। मेहर ने अपनी दांत इतनी जोर से पीसे कि उसे दर्द होने लगा। अभय ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। वो उसके कैरियर और उसके स्टेशन के लोगों को ढाल बना रहा था। ये कोई छोटी मोटी मुसीबत नहीं थी। ये अभय कपूर का बिछाया हुआ एक बहुत खतरनाक जाल था जिसमें मेहर बुरी तरह फंस चुकी थी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मेहर ने अभय की आंखों में सीधा देखते हुए पूछा। उसकी आवाज़ में अब वो पहले वाला मजाक नहीं था बल्कि एक सीरियस बगावत थी। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? अभय मेहर के बिल्कुल करीब आ गया। उनके बीच सिर्फ डेस्क का फासला था। तुमने मेरा ईगो हर्ट किया है, अभय ने फुसफुसाते हुए कहा। तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया के किसी भी नियम को तोड़ सकती हो। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जब कोई तुम्हें हर पल कंट्रोल करता है तो कैसा महसूस होता है। अगले 30 दिन तुम मेरी नज़रों के सामने रहोगी और मैं तुम्हारी इस आज़ाद उड़ने वाली फितरत को अपने जूतों के नीचे कुचल दूंगा। केबिन में एक भयानक सन्नाटा छा गया। दोनों एक दूसरे को ऐसे घूर रहे थे जैसे अभी कोई धमाका हो जाएगा। मेहर जानती थी कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। उसने गुस्से में अभय के हाथ से उसका महंगा सोने का पेन छीना और फाइल पर बहुत ही जोर से अपने साइन कर दिए। लो, मेहर ने पेन वापस टेबल पर फेंका। अभय के चेहरे पर जीत की वो शैतानिया स्माइल आ गई। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो मिस्टर अभय कपूर। मेहर मुड़ी और जाते जाते दरवाजे के पास रुक गई। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक नया पागलपन था। तुमने एक तूफान को अपने घर में कैद करने की गलती कर दी है। तुमने मुझे अपनी नज़रों के सामने रखने का फैसला किया है ना? मैं कसम खाती हूँ अगले 30 दिनों में मैं तुम्हारी इस परफेक्ट, शांत और बोरिंग ज़िंदगी में इतना रायता फैलाऊंगी कि तुम खुद मुझे हाथ जोड़कर इस ऑफिस से बाहर निकालोगे। खेल तुमने शुरू किया है लेकिन इसे ख़त्म मैं करूँगी। मेहर ने दरवाज़ा खोला और वहाँ से निकल गई। अभय अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसकी डेस्क पर फाइल पड़ी थी। उसने गहरी सांस ली। उसका दिमाग कह रहा था कि इस लड़की को ऑफिस में बुलाकर उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। लेकिन उसका दिल पहली बार इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि उसे खुद पर हैरानी हो रही थी। सुबह के 8:30 बज रहे थे। कपूर एम्पायर के 50वें फ्लोर पर हमेशा की तरह पिन ड्रॉप साइलेंट था। हर कर्मचारी अपने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आंखें गड़ाए बैठा था। हवा में सिर्फ कीबोर्ड के खटखटाने और एसी की ठंडी भिनभिनाहट की आवाज़ थी। अभय कपूर अपने आलीशान केबिन में बैठा था। उसने मेहर के लिए बिल्कुल अपने केबिन के सामने वाला एक छोटा सा ग्लास केबिन अलॉट किया था। उसका प्लान साफ था, मेहर को हर पल अपनी नज़रों के सामने रखना और उससे यह एहसास दिलाना कि यहाँ वो नहीं बल्कि अभय बॉस है। तभी लिफ्ट की बेल बजी। डिंग। लिफ्ट के दरवाजे खुले और मेहर बाहर आई। आज उसने नीले रंग की डंगरी और पीले रंग के भारी स्नीकर्स पहने हुए थे। उसके एक हाथ में एक बड़ा सा तिरंगी झोला था और दूसरे हाथ में वो अपना रिंग लाइट का स्टैंड घसीटती हुई ला रही थी। पूरी फ्लोर की नज़रें उस पर टिक गई। कपूर एम्पायर में जहाँ सब काले, नीले और ग्रे रंग के सूट में होते थे, वहाँ मेहर किसी चलते फिरते रेनबो जैसी लग रही थी। मेहर ने किसी की परवाह नहीं की। वो सीधे अपने लिए अलॉट किए गए ग्लास केबिन में गई। उसने दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया
और अपना झोला टेबल पर पटक दिया। अगले ही पल फ्लोर का सन्नाटा एक बेहद अजीब आवाज़ से टूट गया। पी पा पो पू। सारे कर्मचारियों ने चौंक कर मेहर के केबिन की तरफ देखा। मेहर अपनी जीभ बाहर निकालकर होठों को फड़फड़ाकर वोकल वार्म अप कर रही थी, जो हर आरजे या सिंगर शो से पहले करता है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। मेहर बहुत ही तेज और अजीब आवाज़ में चिल्लाने लगी। अभय ने अपने केबिन से यह सब देखा। उसकी भौहें तन गई। वह अपनी जगह से उठा और बाहर आने ही वाला था कि तभी हवा में एक बहुत ही तेज और तीखी महक फैलने लगी। सेंट्रल एसी वाले उस पूरी तरह से बंद फ्लोर पर वो महक किसी बम की तरह फैली। वो महक थी गर्मा गर्म छोले भटूरे और उसके साथ कटे हुए कच्चे प्याज और हरी मिर्चा की। मेहर ने अपने झोले से टिफिन निकाला था और मज़े से अपनी डेस्क पर बैठकर भटूरे में प्याज लपेट कर खाना शुरू कर दिया था। ऑफिस के कर्मचारियों की काम से एकाग्रता पूरी तरह टूट चुकी थी। कुछ लोग अजीब सा मुंह बना रहे थे तो कुछ को भूख लगने लगी थी। अभय का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह अपने केबिन से बाहर निकला और लंबे लंबे कदम रखता हुआ सीधा मेहर के ग्लास केबिन में घुसा। उसने सबसे पहले केबिन का दरवाज़ा बहुत ज़ोर से बंद किया। यह क्या तमाशा है मेहर? अभय ने अपनी दांत पीसते हुए कहा। उसकी आवाज़ धीमी थी लेकिन उसमें ज्वालामुखी जैसी तपिश थी। तुम यहाँ काम करने आई हो या पिकनिक मनाने? मेहर ने बहुत आराम से एक भटूरे का टुकड़ा मुंह में डाला, चबाया और फिर एक टिश्यू पेपर से अपने हाथ पोंछते हुए मासूमियत से बोली, गुड मॉर्निंग मिस्टर बॉस। तमाशा कहाँ है? मेरा शो 9 बजे शुरू होता है। मैं बस सुबह का नाश्ता कर रही हूँ। इस ऑफिस में डेस्क पर खाना सख्त मना है। अभय ने मेहर के टिफिन की तरफ घूरते हुए कहा। और वो भी ये प्याज और लहसुन वाले स्ट्रीट फूड। पूरे फ्लोर पर इसकी महक फैल गई है। मेरा ऑफिस कोई ढाबा नहीं है। ओहो सीरियसली? मेहर ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। वो अभय की आंखों में सीधा देख रही थी। तो रूल बुक कहाँ है तुम्हारी? जब तुमने ज़बरदस्ती मुझसे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया तो उसमें कहीं नहीं लिखा था कि मैं अपने केबिन में नाश्ता नहीं कर सकती। मैं एक आरजे हूँ। मुझे लगातार 3 घंटे बोलना होता है। अगर मैं खाली पेट माइक पर बैठूंगी तो शो के बीच में बेहोश हो जाऊंगी। लेबर लॉ के हिसाब से भी मुझे खाने का पूरा हक है। अभय के पास उसकी इस लॉजिकल बात का कोई सीधा जवाब नहीं था। मेहर कोई जादुई मुसीबत नहीं लाई थी। उसने बहुत ही प्रैक्टिकल और इंसानियत के नाते जायज़ चीज़ की थी। लेकिन कारपोरेट के सख्त माहौल में ये किसी बगावत से कम नहीं था। और वो अजीब सी आवाज़ें क्या निकाल रही थी? तुम दरवाज़ा खोलकर। अभय ने दूसरा वार किया। वोकल वार्म अप कहते हैं उसे, मिस्टर परफेक्शन। मेहर ने अपनी डेस्क पर रखा हेडफोन उठाया। मेरे गले की नसें तुम्हारी तरह रोबोटिक नहीं है। उन्हें खोलने के लिए मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर दरवाजे का साउंड प्रूफ होना उतना ही ज़रूरी था तो तुमने मुझे कांच का डब्बा क्यों दिया? कोई ढंग का स्टूडियो दे देते। अभय ने एक गहरी सांस ली। वो एक कदम और आगे बढ़ा। अब उनके बीच सिर्फ और डेस्क थी। प्याज की महक के बीच भी अभय को मेहर के बालों से आने वाली और मीठी सी खुशबू महसूस हो रही थी। मेरी बात ध्यान से सुन लो जंगली बिल्ली। अभय ने डेस्क पर अपने दोनों हाथ टिकाते हुए एकदम खतरनाक और हावी होने वाले अंदाज में कहा। कल से तुम्हारा नाश्ता कैफेटेरिया में होगा और अगर तुमने दोबारा फ्लोर की शांति भंग करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा वो माइक खिड़की से नीचे फेंक दूंगा। तभी दीवार पर लगी घड़ी में ठीक 9 बज गए। मेहर ने अभय की धमकी से डरने के बजाय उसके चेहरे के बिल्कुल सामने एक बेहद कातिलाना स्माइल दी। माइक फेंकने का टाइम गया बॉस, अब शो का टाइम है। मेहर ने हेडफोन पहना और तुरंत कंट्रोल पैनल का बटन ऑन कर दिया। वो लाइव थी। अभय अभी भी वहाँ खड़ा था। वो बाहर नहीं जा सकता था क्योंकि शो शुरू हो चुका था। गुड मॉर्निंग शहर वालों। मेहर की एकदम एनर्जेटिक और बेबाक आवाज़ माइक में गूंजी। आज आपका अपना रेडियो पागलपन एक बहुत ही खास जगह से लाइव है। मैं आज एक ऐसी बिल्डिंग में बैठी हूँ जहाँ हवा भी इजाज़त लेकर चलती है। यहाँ के लोगों ने शायद पिछले 10 सालों से खुलकर हंसना नहीं सीखा क्योंकि इनके बॉस को लगता है कि स्माइल करने से कंपनी की शेयर गिर जाते हैं। अभय की आंखें गुस्से से बड़ी हो गई। वो लड़की नेशनल रेडियो पर उसके ही केबिन में बैठकर उसकी ही धज्जियां उड़ा रही थी। बाहर फ्लोर पर काम कर रहे कर्मचारियों ने जब रेडियो पर यह सुना
तो कई लोग अपनी हंसी कंट्रोल करने के लिए मुंह पर हाथ रख लिए। और पता है दोस्तों, यहाँ का एसी इतना ठंडा है कि मुझे लगता है अगर पेंगुइन भी यहाँ आ जाए तो वो भी स्वेटर मांग लेंगे। मेहर ने बोलते हुए जानबूझकर अभय की तरफ आंख मारी। लेकिन फिक्र मत कीजिए, आपकी मेहर आ गई है इस ठंडे और बोरिंग कॉर्पोरेट किले में आग लगाने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। एक बहुत ही कड़क गाने के साथ मेहर ने गाना प्ले किया और माइक ऑफ कर दिया। उसने हेडफोन गले में अटकाया और डेस्क पर हाथ बांधकर अभय की तरफ विजयी नज़रों से देखा। कैसा लगा मेरा इंट्रो बॉस? मेहर ने मजे लेते हुए पूछा। कुछ ज़्यादा रियल तो नहीं हो गया? अभय की जबड़े की नसें तन गई थी। उसने आज तक किसी को अपने ही घर में घुसकर खुद पर वार करते नहीं देखा था। यह लड़की सच में एक जीती जागती आफत थी। और सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि मेहर जो भी कर रही थी वो तकनीकी रूप से किसी रूल को नहीं तोड़ सकता था, लेकिन अभय के उसूलों की धज्जियां उड़ा रहा था। अभय बिना कुछ कहे मुड़ा और केबिन से बाहर निकल गया। अपने केबिन में वापस आकर अभय ने अपनी कुर्सी पर खुद को गिरा लिया। वो अपनी छाती में एक अजीब सी हलचल महसूस कर रहा था। वो इस लड़की को बर्बाद करना चाहता था, उसे कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन मेहर हर बार एक नई असली और ऐसी मुसीबत लेकर आती थी जिसे संभालना अभय के बस से बाहर हो रहा था। अगले दिन अभय कपूर अपने अपमान को इतनी आसानी से भूलने वालों में से नहीं था। मेहर ने उसके ऑफिस में प्याज की महक फैलाकर पहला राउंड तो जीत लिया था, लेकिन अब अभय की बारी थी। उसने मेहर को उसी के अंदाज में जवाब देने का एक मास्टर प्लान बनाया। दोपहर को 1 बज रहे थे। मेहर का शो खत्म हो चुका था और वह अपना झोला उठाकर भागने ही वाली थी कि अभय उसके केबिन के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। चलो, अभय ने अपनी जेब में हाथ डालते हुए बिल्कुल सपाट आवाज में कहा। मेहर ने अपनी आंखें सिकुड़ी। कहाँ चलूं? मेरा शो खत्म हो गया है बॉस, अब मेरी आज़ादी का वक्त है। तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के पेज नंबर 5 पर लिखा है कि मीडिया पार्टनर होने के नाते तुम्हें मेरे साथ ज़रूरी क्लाइंट मीटिंग में जाना होगा। अभय ने एक हल्की सी शैतानी मुस्कान के साथ कहा, और अभी हमें एक बहुत ही एलिट और शांत फ्रेंच रेस्टोरेंट में जाना है। तो अपनी यह आज़ादी अपने इस झोले में डालो और मेरे पीछे आओ। मेहर समझ गई कि अभय जानबूझकर उसे परेशान कर रहा है। वह अपनी फटी हुई जीन्स और उस अतरंगी पीली शर्ट में किसी 5 स्टार फ्रेंच रेस्टोरेंट में बिल्कुल बेवकूफ़ लगने वाली थी। अभय उससे अनकंफर्टेबल फील करवाना चाहता था। ठीक है मिस्टर कपूर, चलो, मुझे भी देखना है कि तुम्हारे क्लाइंट्स कितने बोरिंग है। मेहर ने बिना डरे अपना झोला उठाया और उसके पीछे चल दी। यह शहर का सबसे महंगा और शांत रेस्टोरेंट था। यहाँ लोग धीरे बोलते थे, चम्मच की आवाज़ तक नहीं आती थी और बैकग्राउंड में हल्की सी वायलिन बज रही थी। अभय अपने 3-पीस सूट में वहाँ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, जबकि मेहर को देखकर वेटर भी अजीब नज़रों से घूर रहे थे। अभय ने जानबूझकर कोई क्लाइंट नहीं बुलाया था। वह बस मेहर को उसके सामने बिठाकर घंटों तक बोरिंग कॉर्पोरेट फाइल्स पढ़वाना चाहता था, ताकि मेहर तंग आ जाए। ये लो, अभय ने एक मोटी सी फाइल मेहर की तरफ खिसकाते हुए कहा। इसमें हमारे पिछले 5 साल के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है। इन्हें पढ़ो और मुझे समरी बताओ। मैं आरजे हूँ, तुम्हारी सीए नहीं। मेहर ने फाइल को घूरते हुए कहा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस रेस्टोरेंट के मेन्यू में लिखा क्या है। यह कॉक ओ विन क्या होता है? कोई मुर्गा है क्या? अभय ने मज़े लेते हुए अपनी कॉफ़ी का सिप लिया। वह मेहर की इस झुंझलाहट को एंजॉय कर रहा था। तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा मेहर, वरना कॉन्ट्रैक्ट। अभय अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही रेस्टोरेंट के शांत माहौल को चीरती हुई एक बेहद लाउड और ठेठ देसी आवाज़ गूंजी। अरे राम, मेरी मेहर! मेहर के हाथ से फाइल छूट गई। उसका खून जम गया। उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाकर रेस्टोरेंट के कांच के दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ उसकी माँ खड़ी थी, हाथ में बाजार के 2 बड़े बड़े थैले, माथे पर बड़ी सी बिंदी और चेहरे पर दुनिया भर का सस्पेंस। माँ शायद पास ही के बाजार में शॉपिंग करने आई थी और कांच के बाहर से उन्होंने अपनी बेटी को एक बहुत ही हैंडसम सूट बूट वाले लड़के के साथ बैठे देख लिया था। माँ ने बिना वेटर की परवाह किए सीधे उनके टेबल की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया। मम्मी, तुम यहाँ कैसे? मेहर ने हड़बड़ाते हुए अपनी कुर्सी से उठने की कोशिश की।
मैं बाजार आई थी सब्जी और कपड़े लेने, पर तू यहाँ क्या कर रही है? माँ ने मेहर को ऊपर से नीचे तक घूरा और फिर उनकी नज़र सीधे अभय कपूर पर जाकर टिक गई। अभय के चेहरे का वो कड़कपन और परफेक्शन देखकर माँ की आंखें चमक उठी। और ये कोट पैंट वाला बाबू कौन है? इतना सुंदर लड़का। तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तू किसी के साथ डेट वेट पर आई है? डेट? क्या बकवास कर रही हो माँ? मेहर का चेहरा पसीने से भीग गया। उसने तुरंत हाथ हिलाते हुए कहा, यह मेरा बॉस है, अभय कपूर, वो सड़ा हुआ इंसान जो मेरी जिंदगी नरक बना रहा है। हम यहाँ सिर्फ काम से आए हैं। मेहर को लगा कि अभय अब गुस्सा होगा, माँ को सिक्योरिटी से बाहर निकलवा देगा और तमाशा करेगा, लेकिन अभय का दिमाग इस वक्त किसी सुपर कंप्यूटर से भी तेज चल रहा था। उसने मेहर के चेहरे का वो खौफ देखा और उसे समझ आ गया कि इस जंगली बिल्ली की असली कमजोरी क्या है, इसकी माँ का शादी वाला जुनून। अभय ने अपने चेहरे का सारा कड़कपन गायब कर दिया। वह अपनी जगह से उठा, बहुत ही तहजीब से आगे बढ़ा और उसने झुककर मेहर की माँ के पैर छू लिए। मेहर का मुंह इतना बड़ा खुल गया कि उसमें पूरा फ्रेंच बंद समा सकता था। नमस्ते आंटी जी, अभय ने इतनी मीठी और संस्कारी आवाज़ में कहा कि खुद उसे अपने गले पर शक होने लगा। मैं अभय कपूर हूँ। मेहर आपसे झूठ बोल रही है। वो दरअसल डरती है आपको सच बताने से। सच? कैसा सच बेटा? माँ का दिल तो अभय का वो पैर छूने वाला संस्कार देखकर ही पिघल चुका था। अभय अपना मुंह बंद रखो, मेहर लगभग फुसफुसाते हुए चिल्लाई, लेकिन अभय ने मेहर को पूरी तरह इग्नोर किया और अपनी सबसे मासूम स्माइल के साथ माँ की तरफ देखकर बोला, आंटी जी, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। हम रिलेशनशिप में हैं। मैं तो इससे कब से कह रहा हूँ कि घर पर बता दे, पर यह आज़ादी के चक्कर में मानती ही नहीं। मेहर को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हथौड़ा मार दिया हो। माँ, ये सफ़ेद झूठ बोल रहा है। यह मुझसे नफरत करता है। आज सुबह ही मैं इसके ऑफिस में छोले भटूरे खा रही थी तो इसने मुझे धमकी दी थी। यह कोई बॉयफ्रेंड नहीं, यमराज है। चुप कर बेशरम लड़की, माँ ने मेहर के कंधे पर एक हल्की सी चपत लगाते हुए कहा। इतना संस्कारी, इतना रईस और इतना सुंदर लड़का मिला है और तू उसे यमराज बोल रही है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरी इस झल्ली और पागल लड़की ने इतने अच्छे घर के लड़के को फंसा लिया। आंटी, इसने मुझे नहीं फंसाया। अभय ने मेहर की तरफ एक बहुत ही गहरी और शैतानी नज़र डालते हुए कहा। मुझे ही इसका यह पागलपन बहुत अच्छा लग गया। आप प्लीज़ बैठिए ना, मैं आपके लिए कुछ ऑर्डर करता हूँ। अरे नहीं बेटा, मुझे कहाँ ये अंग्रेजी खाना समझ आएगा। माँ ने खुशी से फूलते हुए अभय के कंधे पर हाथ रखा। तेरी पसंद ही मेरी पसंद है। हाय राम, शर्मा जी की पत्नी तो जल कर राख हो जाएगी जब मैं उसे बताऊंगी कि मेरा दामाद सरकारी बैंक वाले से 100 गुना अच्छा है। दामाद? मेहर ने अपना सिर दोनों हाथों से पकड़ लिया। वो अपनी ही कुर्सी पर धड़ाम से बैठ गई। मेरा दिमाग फट जाएगा। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? ये सब एक नाटक है। नाटक तो तू कर रही है सुबह से, माँ ने मेहर को डांटते हुए कहा। फिर वो अभय की तरफ मुड़ी। बेटा, तू चिंता मत कर, यह बचपन से ही ऐसी मुंहफट है। मैं तो कहती हूँ इस संडे को तुम हमारे घर आओ। मैं अपने हाथों से तुम्हें सरसों का साग और मक्के की रोटी खिलाऊंगी। वहीं बैठकर सगाई की तारीख पक्की करेंगे। अभय ने मेहर की तरफ देखा। मेहर की आंखों में सांप लिखा था। अगर तुमने हाँ बोला तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। लेकिन अभय कहाँ रुकने वाला था। उसने अपनी वो विक्ट्री वाली मुस्कान दी और कहा, बिल्कुल आंटी जी, इस संडे मैं ज़रूर आऊँगा। मुझे आपके हाथ का खाना खाने का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। जुग जुग जियो मेरे लाल। माँ ने अभय की बलाएं ली और फिर अपने थैले उठाते हुए बोली, चलो मैं चलती हूँ, तुम दोनों अपना डेट एंजॉय करो। और मेहर, दामाद जी को परेशान मत करना। माँ खुशी खुशी पूरे रेस्टोरेंट को अपनी हंसी से गुंजाते हुए बाहर निकल गई। जैसे ही माँ रेस्टोरेंट के बाहर गई,
मेहर ने अपनी जगह से छलांग लगाई और अभय का कॉलर पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन बीच में टेबल होने की वजह से रुक गई। तुमने ये क्या किया कमीने इंसान? मेहर गुस्से से फुफकारते हुए बोली, मेरी माँ पहले से ही शादी के पीछे पागल है। तुमने उन्हें दामाद जी का सपना क्यों दिखा दिया? अब वो मेरी जान खा जाएंगी। अभय बहुत ही आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपना रुमाल उठाया, होठों को थपथपाया और मेहर की आंखों में सीधा देखते हुए अपने उसी पुराने खड़ूस और डार्क एटीट्यूड में वापस आ गया। मैंने कहा था ना मेहर। अभय ने अपनी कॉफ़ी का कप उठाते हुए बहुत ही इत्मीनान से कहा, तुम ऑफिस में प्याज की महक फैला सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारी पूरी ज़िंदगी में रायता फैला सकता हूँ। तुमने मेरा खेल खराब करने की कोशिश की। अब देखो मैं तुम्हारी आज़ादी का क्या हाल करता हूँ। संडे के डिनर के लिए तैयार रहना, मेरी होने वाली बीबी। मेहर अपनी जगह पर स्तब्ध खड़ी रह गई। उसने अभय कपूर को परेशान करने का बीड़ा उठाया था, लेकिन यह आदमी तो उससे भी बड़ा खिलाड़ी निकला। मेहर ने अपना सिर पकड़ लिया। अपना वो इस फेक बॉयफ्रेंड वाले जाल से कैसे बाहर निकलेगी, ये सोच कर ही उसके दिमाग की नसें फटने लगी थी। रविवार का दिन मेहर का छोटा सा अस्त व्यस्त रहने वाला अपार्टमेंट आज ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई दिवाली की सफाई हुई हो। घर के हर कोने से चमेली की अगरबत्ती की महक आ रही थी। सोफे के कुशन एकदम सीधे रखे थे और डाइनिंग टेबल पर इतना खाना सजा था जितना किसी राजा के दरबार में भी नहीं होता। और इस पूरे तमाशे के बीच मेहर एक भारी से गुलाबी रंग के सलवार सूट में फंसी हुई थी। उसकी माँ ने उसे ज़बरदस्ती ये पहनाया था और धमकी दी थी कि अगर उसने अपने फटे हुए जीन्स पहनने की कोशिश की तो वह उसे घर से निकाल देंगी। मम्मी, वो कोई प्रधानमंत्री नहीं है जो तुम इतना रायता फैला रही हो। मेहर ने अपने दुपट्टे को झुंझलाहट से खींचते हुए कहा। और ये इतना सारा खाना? वो आदमी सिर्फ उबली हुई घास फूस और बिना शक्कर की कॉफ़ी पीता है। ये सरसों का साग देखकर उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। तू अपना मुंह बंद रख। माँ ने किचन से आवाज़ लगाई। वो अभी भी रोटियों पर घी चुपड़ रही थी। मेरा दामाद पहली बार घर आ रहा है, उसे पता चलना चाहिए कि मेरी बेटी के घर में कितना बरकत है। और तू जरा अपने बाल ठीक कर, चुड़ैलों की तरह लग रही है। मेहर ने गुस्से में अपने बाल नोच लिए। वो मन ही मन अभय कपूर को दुनिया की सबसे भयानक गालियां दे रही थी। उसने प्लान बनाया था कि आज वो अभय के खाने में इतनी मिर्ची डालेगी कि वो रोता हुआ इस घर से भागेगा और खुद ही इस फेक रिश्ते को तोड़ देगा। मेहर ने चुपके से सरसों के साग की कटोरी में 3 एक्स्ट्रा कटी हुई तीखी हरी मिर्ची मिला दी थी। डिंग डोंग, दरवाजे की घंटी बजी। मेहर का दिल एक सेकेंड के लिए जोर से धड़का। जाकर दरवाज़ा खोल, और हाँ, चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए, माँ ने किचन से ऑर्डर दिया। मेहर ने एक लंबी सांस ली, अपनी सबसे नकली और खुखार स्माइल चेहरे पर चिपकाई और दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर अभय कपूर खड़ा था, लेकिन आज वो अपने उस टिपिकल 3 पीस कॉर्पोरेट सूट में नहीं था। उसने एक बहुत ही क्रिस्प ब्लैक शर्ट पहनी थी जिसके आस्तीनें कोहनियों तक मुड़ी हुई थी और डार्क ब्लू जीन्स। उसके हाथ में एक बड़ा सा बुके और कुछ महंगे डिब्बे थे। वो इतना डेसिंग और हैंडसम लग रहा था कि मेहर एक पल के लिए उसे घूरती ही रह गई। क्या हुआ आरजे मेहर? ऑन एयर अपनी लाइन भूल गई? अभय ने मेहर के उस चौंके हुए चेहरे को देखकर अपनी जानी पहचाने शैतानी मुस्कान के साथ कहा। मेहर तुरंत होश में आई। उसका ईगो वापस अपनी जगह पर सेट हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मेहर ने दांत पीसते हुए एकदम धीमी आवाज़ में फुसफुसाया ताकि उसकी माँ ना सुन ले। मैंने सोचा था तुम सिर्फ मुझे डराने के लिए नाटक कर रहे थे। मैं कभी नाटक नहीं करता जंगली बिल्ली। अभय ने बिना मेहर की परवाह किए अंदर कदम रखा।
मैंने कहा था ना, खेल मैं ख़त्म करूँगा। अब देखो आज मैं तुम्हारी आज़ादी का क्या हाल करता हूँ। तभी माँ किचन से बाहर आ गई। अभय को देखते ही उनका चेहरा ऐसे खिल गया जैसे उन्हें कोई लॉटरी मिल गई हो। अरे दामाद जी, आइए आइए। माँ ने खुशी से आगे बढ़कर अभय के हाथ से वो महंगे डिब्बे और फूल लिए। इतनी तकलीफ क्यों की आपने? अभय ने फिर से अपना वो संस्कारी लड़का वाला स्विच ऑन कर लिया। वो थोड़ा झुका और उसने माँ के पैर छुए। तकलीफ कैसी आंटी जी? आप मेहर की माँ हैं, मतलब मेरी भी माँ जैसी हैं। मेहर को उल्टी आने वाली फीलिंग हो रही थी। उसने अभय को ऐसी नज़रों से घूरा जैसे अभी उसका मर्डर कर देगी। अरे वाह, संस्कार हो तो ऐसे। माँ ने अभय की नज़र उतारी। चलो बेटा, जल्दी से डाइनिंग टेबल पर बैठो। मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से सरसों का साग और मक्के की रोटी बनाई है। तीनों डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। मेहर ने जानबूझकर वो मिर्ची वाली कटोरी अभय के बिल्कुल सामने रखी। उसके चेहरे पर एक खतरनाक और विलेन वाली स्माइल थी। खाइए ना अभय जी। मेहर ने जी शब्द पर इतना जोर दिया कि अभय समझ गया दाल में कुछ काला है। आपको ये साग बहुत पसंद आएगा, बिल्कुल आपकी पर्सनैलिटी जैसा है। तेज। अभय ने मेहर की वो शैतानी स्माइल देखी। वो समझ गया कि इस लड़की ने खाने में कुछ गड़बड़ की है, लेकिन अभय का ईगो भी आसमान पर था। वो इस सनकी लड़की के सामने हार कैसे मान सकता था? अभय ने बहुत ही आराम से रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा, उसे साग में डुबोया और सीधा मुंह में रख लिया। जैसे ही साग अभय के गले के नीचे उतरा, उसके दिमाग की नसें झन्ना गई। वो मिर्ची इतनी तेज थी कि अभय को लगा जैसे किसी ने उसके मुंह में आग का गोला रख दिया हो। उसके कान सेकंडों में लाल हो गए और माथे पर हल्का सा पसीना आ गया। मेहर उसे पूरी दिलचस्पी से देख रही थी। वो बस अभय के खांसने, चिल्लाने और पानी मांगने का इंतजार कर रही थी। लेकिन अभय कपूर इतनी आसानी से टूटने वालों में से कहाँ था। उसने अपनी आंखों से पानी नहीं निकलने दिया। उसने अपनी जलन को पूरी तरह से घटका। चेहरे पर एक बहुत ही रिलैक्स स्माइल आई और माँ की तरफ देखकर बोला, वाह आंटी जी, ऐसा खाना तो मैंने आज तक किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं खाया। यह बहुत ही स्वादिष्ट है। मेहर का मुंह खुला का खुला रह गया। ये आदमी इंसान है या एलियन? इतनी मिर्ची कैसे खा गया बिना उफ किए? मेहर ने मन ही मन सोचा, मुझे पता था तुझे पसंद आएगा। माँ खुशी से फूले नहीं समा रही थी। ले बेटा, 2 रोटी और खा ले। अभय ने मेहर की आंखों में सीधा देखा। उसकी आंखों में मिर्ची की वजह से पानी था, लेकिन उस पानी के पीछे जीत की वो खौफनाक चमक थी जो कह रही थी, मैं तुमसे हारने वाला नहीं हूँ मेहर शर्मा। अभय ने बिना कोई शिकायत किए वो पूरी कटोरी खत्म कर दी। हालांकि अंदर ही अंदर उसका पेट ज्वालामुखी बन चुका था। खाना खत्म होने के बाद अभय ने मेहर की तरफ एक विजयी स्माइल पास की। मेहर का सारा प्लान फ्लॉप हो चुका था। तो आंटी जी, अभय ने पानी का पूरा ग्लास एक ही सांस में पीने के बाद कहा, खाना तो बहुत शानदार था। अब बताइए आगे का क्या प्रोग्राम है? माँ का चेहरा अचानक बहुत सीरियस और एक्साइटेड हो गया। उन्होंने अपने हाथ आपस में मले और बोली, देख बेटा अभय, तुम दोनों एक दूसरे को इतना पसंद करते हो तो फिर इंतज़ार किस बात का? आजकल के बच्चों का कोई भरोसा नहीं होता, इसीलिए मैंने बिना तुम दोनों को बताए आज एक बहुत ज़रूरी काम कर दिया है। मेहर की छठी इंद्री ने जोर का अलार्म बजाया। क्या काम माँ? तुमने क्या किया है? तभी डिंग डोंग दरवाजे की घंटी फिर से बजी। अरे वो आ गए। माँ ने खुशी से छलांग लगाई और दरवाज़ा खोलने भागी। कुछ ही सेकंड बाद माँ एक सफ़ेद धोती कुर्ता पहने, माथे पर बड़ा सा चंदन का टीका लगाए एक बुजुर्ग इंसान के साथ वापस आई। उनके हाथ में एक मोटा सा पंचांग था। मेहर की धड़कन रुक गई। अभय की भी आंखों में पहली बार थोड़ी सी हैरानी और कन्फ्यूजन दिखाई दिया। मिलिए अभय बेटा, माँ ने चहकते हुए कहा। यह हमारे गांव के सबसे सिद्ध पंडित जी हैं, पंडित दीनानाथ। मैंने इन्हें कल रात ही ट्रेन में बिठाकर यहाँ बुला लिया था। पंडित जी? मेहर अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। माँ, तुमने पंडित जी को यहाँ क्यों बुलाया है? कोई हवन करवाना है क्या?
हवन नहीं मूर्ख लड़की, सगाई की तारीख पक्की करनी है। माँ ने बहुत ही गर्व से कहा। अभय, जो अब तक मेहर को परेशान करने का मजा ले रहा था, उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। यह गेम अब उसके हाथ से बाहर जा रहा था। वो बस मेहर को चिढ़ाना चाहता था, सगाई नहीं करना चाहता था। पंडित जी ने सोफे पर बैठकर अपना चश्मा ठीक किया और पंचांग खोल लिया। देखिए बहन जी, पंडित जी ने बहुत ही भारी और गंभीर आवाज में कहा, मैंने लड़के और लड़की दोनों की कुंडलियां मिला ली। ग्रहों की चाल बहुत जरूरी है। अगर इनकी सगाई इस महीने नहीं हुई तो अगले 3 साल तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। राहु और केतु बहुत भारी हैं। हे भगवान, 3 साल! माँ ने अपने गालों पर हाथ रख लिया। नहीं नहीं पंडित जी, 3 साल तक तो मैं इस लड़की को नहीं झेल सकती। आप सबसे जल्दी की तारीख बताइए। पंडित जी ने पंचांग के कुछ पन्ने पलटे। सबसे शुभ मुहूर्त अगले रविवार का है। ठीक 7 दिन बाद उसी दिन रोका करना होगा, वरना रिश्ता कभी नहीं जुड़ पाएगा। अगले रविवार? मेहर चिल्लाई। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। वो मुड़कर अभय की तरफ पलटी। उसकी आंखों में अब साफ पैनिक था। वो इशारों में अभय से कह रही थी कि कुछ करो और इस नाटक को रोको। अभय का गला भी सूख रहा था। वो शहर का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून था, जो करोड़ों की डील एक साइन में उड़ा देता था। लेकिन इस वक्त एक देसी माँ और एक पंडित जी ने उसे पूरी तरह से ट्रैप कर लिया था। अगर वो अभी मना करता तो उसकी परफेक्ट वाली इमेज टूट जाती, और अगर वो हाँ बोलता तो वो सच में इस पागल लड़की से बन जाता। माँ ने उम्मीद भरी नज़रों से अभय की तरफ देखा। अभय बेटा, अगले रविवार का रोका पक्का समझे ना? तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है? मेहर ने अभय की आंखों में देखा। उसे पूरा यकीन था कि अब अभय हार मान लेगा और सच बता देगा। लेकिन अभय ने मेहर के चेहरे का वो खौफ और उसका वो पैनिक देखा। उसे याद आया कि कैसे इस लड़की ने उसके ऑफिस में बगावत की थी और उसे नीचा दिखाया था। अभय का वो खूंखार ईगो वापस जाग उठा। अभय ने अपनी जेब में हाथ डाला। मेहर की आंखों में बिल्कुल सीधा देखते हुए एक बेहद खतरनाक, डार्क और शैतानी स्माइल दी। बिल्कुल आंटी जी। अभय की भारी आवाज़ कमरे में गूंजी। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अगले रविवार का रोका पक्का। क्या? मेहर की चीख निकल गई। अरे वाह, मुँह मीठा करो पंडित जी। माँ खुशी से नाचने लगी। मेहर वहीं धड़ाम से अपनी कुर्सी पर बैठ गई। उसने अपना सिर टेबल पर पटक लिया। वो अभय को परेशान करने चली थी, लेकिन अब वो खुद एक ऐसी मुसीबत में फंस चुकी थी जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अगले हफ्ते सगाई थी, और वो भी शहर के सबसे खड़ूस, रूढ़िवादी और घमंडी इंसान से। अभय कपूर ने अपनी चाय का कप उठाया और मेहर की तरफ देखकर बहुत ही धीरे से फुसफुसाया, चेकमेट आरजे मेहर। अभय कपूर अपनी वो शैतानी और विजयी मुस्कान लिए घर से बाहर निकला। वो लिफ्ट की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी पीछे से मेहर तूफान की तरफ बाहर आई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था और उसकी आंखों से सच में आग बरस रही थी। आज उसके चेहरे पर कोई मजाक या ताना नहीं था। आज वो सच में भड़की हुई थी। जैसे ही अभय अपनी ब्लैक मर्सिडीज का दरवाज़ा खोलने के लिए मुड़ा, मेहर ने पीछे से उसके कोट का कॉलर पकड़ा और पूरी ताकत से उसे अपनी तरफ खींचा। क्या मजाक चल रहा है ये अभय? मेहर लगभग चीखते हुए बोली। उसने गुस्से में अभय को कार के दरवाजे से सटा दिया। तुम पागल हो गए हो क्या? सगाई, वो भी मुझसे? यह तुम्हारा कोई नया कारपोरेट गेम है या सच में तुम्हारा दिमाग घुटनों में आ गया है? अभय ने कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने बहुत ही आराम से मेहर के हाथों को अपने कॉलर से हटाया। उसकी आंखों में वो हमेशा वाली खामोश इंटेंसिटी थी। अगले ही पल, इससे पहले कि मेहर कुछ समझ पाती, अभय ने एक झटके में मेहर को पलटा और उसे कार के बोनट से सटा दिया। अब अभय के दोनों हाथ मेहर के दोनों तरफ कार पर टिके थे और मेहर पूरी तरह से उसके घेरे में कैद थी। यह कोई मजाक नहीं है मेहर, अभय ने एकदम धीमी, भारी और अपनी उस खुरदुरी आवाज़ में कहा। उसकी सांसें मेहर के चेहरे से टकरा रही थी। तो फिर क्या है यह पागलपन? मेहर की आवाज़ में अब गुस्सा भी था और एक अजीब सी घबराहट भी।
अभय की नज़दीकी उसे हमेशा परेशान कर देती थी। लॉजिक है मेहर, प्योर लॉजिक। अभय ने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए कहा, मेरा परिवार पिछले 3 सालों से मेरे पीछे पड़ा है कि मैं शादी कर लूं। मुझे रोज़ नए नए रिश्ते दिखाए जाते हैं। वो ऐसी लड़कियां होती है जो सिर्फ मेरे नाम और पैसे से प्यार करती है। मुझे वो ड्रामा नहीं चाहिए। और फिर मुझे तुम मिल गई। मैं तुम्हारे लिए कोई प्रोजेक्ट हूँ क्या? मेहर ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर अभय अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। तुम मेरे लिए एकदम परफेक्ट ऑप्शन हो। अभय हल्का सा आगे झुका। तुम्हारी माँ को एक रईस और संस्कारी दामाद मिल गया तो वो खुश, मेरे परिवार को एक बहू मिल जाएगी तो वो शांत। और सबसे बड़ी बात, तुम इस शादी के बाद हमेशा मेरी नज़रों के सामने रहोगी। तुम्हारी इस उड़ती हुई आज़ादी को, तुम्हारी इस बगावत को कंट्रोल करने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है? तुम अपनी शर्तें भूल जाओ मेहर, क्योंकि अब तुम मेरे बनाए हुए पिंजरे में आ चुकी हो। मेहर सन्न रह गई। वो आदमी शादी जैसे पवित्र रिश्ते को भी एक डील और कंट्रोल करने का टूल मान रहा था। तुम एक बहुत ही घटिया और सड़े हुए इंसान हो अभय कपूर, मेहर ने नफरत से कहा। पर मैं ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अभय ने एक कातिलाना स्माइल दी, पीछे हटा और अपनी कार का दरवाज़ा खोलते हुए बोला, हम देखेंगे। होने वाली मिसेज कपूर, संडे के लिए तैयार रहना। कार वहाँ से निकल गई और मेहर वहीं सड़क पर खड़ी गुस्से में कांपती रही। अगले 3 दिन मेहर ने अभय की ज़िंदगी में सच में तूफान लाने की पूरी कोशिश की। उसने ऑफिस में लगातार उसे परेशान किया, रेडियो पर उसे ताने मारे, पर अभय किसी पत्थर की तरह अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने सगाई तोड़ने से साफ इनकार कर दिया। मेहर को समझ आ गया था कि सीधे तरीके से आदमी नहीं मानेगा, इसे सबके सामने बेइज्जत करना होगा। शुक्रवार की रात शहर के सबसे एलीट और 5 स्टार होटल में अभय कपूर की कंपनी की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट पार्टी थी। शहर के सारे बड़े बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स और हाई सोसाइटी के लोग वहां मौजूद थे। अभय अपने ब्लैक टक्सीडो में वहां का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ था। सब लोग उसके साथ बिजनेस की बातें कर रहे थे। तभी पार्टी हॉल का बड़ा सा दरवाज़ा खुला। सबकी नज़रें दरवाजे पर टिक गई। वहाँ मेहर खड़ी थी, लेकिन उसने कोई गाउन या डिजाइनर ड्रेस नहीं पहनी थी। उसने एक चमकीला नीले रंग का लहंगा पहना था जो बहुत ही भड़काऊ लग रहा था। बालों में एक बड़ा सा लाल गुलाब लगा था और वो च्युइंगम चबाते हुए बिल्कुल किसी लोकल डांसर की तरह अंदर आ रही थी। अभय ने जैसे ही उसे देखा, उसके माथे की नसें तन गई। वो समझ गया कि ये लड़की आज यहाँ उसकी इज्जत का फालूदा बनाने आई है। मेहर ने सीधे डीजे वाले के पास जाकर माइक छीन लिया। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। मेहर की तेज और चुभने वाली आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी। सारे एलीट लोग हैरान होकर उसे देखने लगे। अरे शहर के अमीर लोगों, क्या ये बोरिंग सा म्यूजिक लगा रखा है? आज तो जश्न का दिन है। मेरे होने वाले पति मिस्टर अभय कपूर की पार्टी है। चलिए कोई आइटम सॉन्ग लगाइए, मैं अपने सैया जी के लिए डांस करूंगी। हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। लोग फुसफुसाने लगे कि अभय कपूर जैसी क्लास वाला इंसान इस गंवार और बदतमीज लड़की से शादी करने वाला है। अभय के इन्वेस्टर्स उसे अजीब नज़रों से देखने लगे। मेहर को लगा कि अब अभय गुस्से में लाल हो जाएगा, सबके सामने सगाई तोड़ेगा और उसे यहाँ से धक्के मार कर निकाल देगा। लेकिन अभय ने अपना ग्लास वेटर को पकड़ाया और बहुत ही शांति से हल्की सी मुस्कान के साथ स्टेज की तरफ बढ़ा। उसने जाकर मेहर के हाथ से माइक लिया। माफ़ कीजिएगा लेडीज एंड जेंटलमैन, अभय ने माइक पर बहुत ही सलीके से कहा, यह मेरी मंगेतर है मेहर। यह पेशे से एक आरजे है और इन्हें हर जगह लोगों को एंटरटेन करने की आदत है। इनका यह मजाकिया अंदाज ही मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। अभय ने माइक रखा और मेहर को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। मेहर का मुंह खुला का खुला रह गया। तुम्हें क्या लगा? अभय ने मेहर के कान के पास झुककर फुसफुसाया, तुम ये चीप हरकतें करोगी और मैं डर कर तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम जितना ड्रामा करोगी मैं तुम्हें उतना ही अपने करीब खींचूंगा। अब चुपचाप इस पार्टी से बाहर जाओ, वरना मैं तुम्हें यहीं सबके सामने किस करके ये साबित कर दूंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ।
मेहर ने अभय की आंखों में वो खौफनाक जीत देखी। उसे समझ आ गया कि उसका यह दांव भी उल्टा पड़ गया है। अभय अपना रुतबा दांव पर लगा सकता था, पर हार नहीं मान सकता था। गुस्से, फ्रस्ट्रेशन और हार के एहसास से मेहर ने झटके से अभय को धक्का दिया और लगभग रोने वाली हालात में पार्टी से बाहर भाग गई। होटल के बाहर ठंडी हवा चल रही थी। मेहर तेज तेज कदमों से पार्किंग की तरफ जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे अभय से नफरत हो रही थी। इस शादी के नाम से नफरत हो रही थी। वो आज़ाद रहना चाहती थी, किसी के कंट्रोल में नहीं आना चाहती थी। तभी वो अचानक किसी से बुरी तरह टकराई। आउच! अंधी हो क्या? सामने वाले इंसान ने अपना फ़ोन उठाते हुए गुस्से में कहा। लेकिन जैसे उसने अपना सिर ऊपर उठाया, उसकी आवाज़ वहीं अटक गई। मेहर ने भी अपना सिर उठाया। सामने खड़े उस इंसान को देखते ही मेहर के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके शरीर का सारा खून जैसे जम गया। उसके हाथ कांपने लगे और उसकी आंखों में जो अभी तक सिर्फ गुस्सा था, वहाँ अब एक भयानक दर्द, खौफ और पुरानी यादों का आतंक छा गया। सामने एक कबीर खड़ा था, उसका 5 साल पुराना एक्स बॉयफ्रेंड। कबीर के चेहरे पर वही पुरानी गंदी और टॉक्सिक स्माइल आ गई, जो कभी मेहर के बुरे सपनों में आया करती थी। ओहो तुम! कबीर ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बहुत ही घटिया अंदाज में कहा। यहाँ क्या कर रही हो मेहर? कोई नया शिकार फंसाने आई हो इस महंगे होटल में, या अभी भी अपनी उसी औकात में जी रही हो? मेहर के होठ कांपने लगे। वो एक भी शब्द नहीं बोल पाई। यह वही कबीर था जिसने 5 साल पहले मेहर की जिंदगी को नरक बना दिया था, जिसने उसे बात बात पर नीचा दिखाया था, उसे कंट्रोल करने की कोशिश की थी। और जब मेहर ने आज़ाद होना चाहा, तो उसने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेहर की शादी से नफरत करने की असली वजह कोई आज़ादी नहीं थी, बल्कि वो गहरा ट्रॉमा था जो इस कबीर ने उसे दिया था। वो कभी किसी इंसान पर भरोसा नहीं कर पाई, कभी किसी के साथ रिश्ते में नहीं बंधना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि हर इंसान कबीर जैसा ही होता है, जो उसे जंजीरों में बांध देगा। और आज जब वो अभय कपूर के कंट्रोल से भागने की कोशिश कर रही थी, तो उसका वो पुराना खौफ उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया था। क्या हुआ? बोलती बंद हो गई तुम्हारी? कबीर ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया और अपना हाथ मेहर के चेहरे की तरफ बढ़ाया। आज भी वैसी ही दिखती हो, डरी हुई और बेबस। मेहर पीछे हटी। उसकी सांसें अटक रही थी। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। वो वहाँ से भागना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उस पुराने ट्रॉमा ने उसकी आवाज़ को जैसे गले में ही दबा दिया था। उसकी आंखों से दर्द और बेबसी के आंसू बहने लगे। वो बस पीछे की तरफ कदम बढ़ा रही थी, पूरी तरह से टूट चुकी थी। कबीर का वो गंदा हाथ मेहर के कांपते हुए चेहरे के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। मेहर ने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसे लगा कि अतीत का वो भयानक दर्द एक बार फिर उसे अपनी पंजों में जकड़ लेगा, लेकिन वो हाथ मेहर तक कभी पहुंच ही नहीं पाया। अचानक हवा को चीरते हुए एक मजबूत हाथ आगे आया और उसने कबीर की कलाई को हवा में ही दबोच लिया। वो पकड़ इतनी सख्त और जानलेवा थी कि कबीर के मुंह से दर्द की एक हल्की सी सिसकी निकल गई। मेहर ने झटके से अपनी आंखें खोली। उसके बिल्कुल सामने किसी लोहे की दीवार की तरह अभय खड़ा था। अभय की आंखों में वो हमेशा वाला शांत कारपोरेट गुस्सा नहीं था। आज वहाँ एक खुखार और जानलेवा शैतान जाग चुका था। उसका जबड़ा इतनी सख्ती से तना हुआ था कि नसें साफ दिखाई दे रही थी। उसने कबीर की कलाई को इतनी जोर से मरोड़ा कि कबीर घुटनों के बल नीचे आ गिरा। ये हाथ! अभय की आवाज़ इतनी गहरी और खतरनाक थी कि पार्किंग के सन्नाटे में गूंज उठी। यह हाथ जो तूने मेहर की तरफ बढ़ाया है ना, इसे मैं धड़ से अलग कर दूंगा। इससे पहले कि कबीर कुछ समझ पाता या कोई जवाब देता, अभय ने अपना दूसरा हाथ उठाया और पूरी ताकत से कबीर के चेहरे पर एक ऐसा मुक्का मारा कि कबीर हवा में उछलकर सीधा पार्किंग की ज़मीन पर जा गिरा। कबीर के जबड़े से खून छलक गया। उसका होठ बुरी तरह फट चुका था, लेकिन अभय का पागलपन अभी शांत नहीं हुआ था। मेहर दीवार से लगकर खड़ी सदमे में यह सब देख रही थी, जो अभय उसे हमेशा कंट्रोल करना चाहता था।
वो आज उसके लिए किसी की जान लेने पर उतारू था। अभय ने आगे बढ़कर कबीर का कॉलर पकड़ा और उसे जमीन से हवा में उठा लिया। कबीर के चेहरे पर अब खौफ था। तू जानता है मैं कौन हूँ? अभय ने कबीर की आंखों में वो खौफनाक मोह दिखाते हुए दहाड़ा। मैं अभय कपूर हूँ, जिस लड़की को मैं अपनी नज़रों से एक पल के लिए दूर नहीं जाने देता, उसे तूने रुलाने की जुर्रत कैसे की? अगर आज के बाद तेरी परछाई ने भी इसे छूने की कोशिश की तो मैं तुझे इसी ज़मीन के नीचे जिंदा गाड़ दूंगा और किसी को तेरी लाश तक नहीं मिलेगी। अभय ने एक और जोरदार मुक्का कबीर के मुंह पर जड़ दिया। कबीर का चेहरा खून से लथपथ हो गया और वो बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। अभय की सांसें तेज चल रही थी। उसकी आंखों में अभी भी खून उतरा हुआ था। उसने कबीर को एक आखिरी नफरत भरी नज़र से देखा और फिर पीछे पलटा। जैसे ही अभय की नज़र मेहर पर पड़ी, उसके अंदर का वो सारा खूंखार तूफान एक सेकेंड में शांत हो गया। मेहर अपनी जगह पर सुन खड़ी थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसकी बड़ी बड़ी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो अपनी बाहों को खुद में समेटे हुए बहुत छोटी और बेबस लग रही थी। यह वो बगावत करने वाली, ऑफिस में तमाशा करने वाली मेहर नहीं थी। यह एक ऐसी लड़की थी जिसका दिल और रूह किसी ने बहुत बुरी तरह से तोड़ा था। अभय का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया। उसका सारा ईगो, वो सगाई का खेल, वो बदला, सब कुछ उस एक पल में राख हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि मेहर की आज़ादी और शादी से वो नफ़रत कोई सनक नहीं थी, बल्कि वो एक बहुत गहरा डर था। अभय धीरे धीरे चलते हुए मेहर के पास आया। मेहर ने डर कर एक कदम पीछे लिया। अभय वहीं रुक गया। उसने बहुत ही नरमी से अपना कोट उतारा और उसे मेहर के कांपते हुए कंधों पर रख दिया। उसकी हरकत में इतनी हिफाजत थी कि मेहर ने इस बार उसे दूर नहीं किया। मेहर, अभय की आवाज़ पहली बार इतनी मुलायम और दर्द भरी थी, जैसे वो खुद अंदर से टूट रहा हो। उसने अपने दोनों हाथ बहुत ही आराम से मेहर के गालों पर रखे और उसके आंसू पोंछे। मेरी तरफ देखो, सांस लो, मैं हूँ यहाँ। मेहर ने अपनी कांपती हुई पलकें उठाई और अभय की आंखों में देखा। वहाँ अब कोई शर्त या कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, सिर्फ एक सुकून था। वो कबीर। मेहर की आवाज़ रूंध गई और वो फूट फूट कर रोने लगी। अभय ने बिना एक पल गंवाए मेहर को अपनी मजबूत बाहों में छुपा लिया। उसने मेहर के सिर को अपने सीने से लगा लिया और उसे इतनी कसकर गले लगाया कि मेहर का सारा डर, सारा खौफ उन बाहों के घेरे में पिघलने लगा। कोई कबीर नहीं है अब, अभय ने मेहर के बालों पर अपना हाथ फेरते हुए कहा। उसकी आवाज़ सीने की गहराइयों से निकल रही थी। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पागल हो तुम। जब तुम्हें इतना डर लग रहा था तो मुझसे लड़ने क्यों नहीं आई? मेरे पास क्यों नहीं आई? मेहर ने अभय की शर्ट को अपनी मुठिया में कस कर जकड़ लिया और उसके सीने पर अपना सिर टिका कर रोती रही। अभय ने अपनी आंखें बंद की और मेहर को अपनी ओर करीब करते हुए बहुत ही भारी आवाज़ में कहा, सुन रही हो तुम? आज के बाद तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारी हर लड़ाई, तुम्हारा हर डर अब मेरा है। मेरी जान चली जाएगी मेहर, पर मैं वादा करता हूँ, आज के बाद तुम्हारी आंखों में कभी इस डर के आंसू नहीं आने दूंगा। कोई तुम्हें अब कभी चोट नहीं पहुँचा सकता। मैं मरने नहीं दूंगा तुम्हें किसी के भी हाथों। वो रात जो एक तमाशे से शुरू हुई थी, उसने अनजाने में ही उन दोनों के दिलों के बीच एक ऐसा रिश्ता जोड़ दिया था जिसमें कोई कागज़ या शर्त नहीं थी, बस एक टूटती हुई लड़की थी और एक ऐसा इंसान जो उसे समेटने के लिए अपनी पूरी दुनिया दांव पर लगाने को तैयार खड़ा था। तकरीबन 15 मिनट तक मेहर वैसे ही अभय के सीने से लगी सी सकती रही। अभय ने उसे 1 इंच भी अपनी बाहों से दूर नहीं किया। उसने लगातार मेहर के बालों में उंगलियां फेर कर उसे दिलासा दिया। धीरे धीरे मेहर के आंसू की रफ्तार धीमी पड़ी। उसकी सांसें सामान्य हुई और उसे एहसास हुआ कि वो इस वक्त शहर के सबसे खूंखार और कड़क बिजनेस टाइकून अभय कपूर की बाहों में उसके सीने से चिपकी हुई है। मेहर ने हड़बड़ाकर खुद को पीछे खींचा। उसने अपने आंसू पोंछे, अपने बिखरे हुए बालों को कान के पीछे अटकाया और थोड़ा असहज होते हुए अपनी नज़रें झुका ली।
अभय के कोट का भारी फैब्रिक अभी भी उसके कंधों पर लटका हुआ था। अभय ने उसे इस तरह संभालते हुए देखा और अपनी जेब से साफ रुमाल निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। ठीक हो? उसकी आवाज़ में अब भी वही बेइंतहा नरमी थी जो कुछ देर पहले कबीर के लिए किसी काल की तरह बरस रही थी। मेहर ने रुमाल लेकर अपना चेहरा साफ किया और एक हल्की सूखी सी हंसी हंसने की कोशिश की जिसमें वो पुराना आत्मविश्वास गायब था। मैं ठीक हूँ, थैंक्स। वो उस वक्त के लिए। अभय ने अपनी जगह से हिलने के बिना अपनी गहरी नज़रों से उसे परखा और फिर एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, अगर तुम सच में इतनी ही डरी हुई थी इस शादी से, अगर तुम्हारे पीछे कोई पुराना साया था, तो तुम्हें मुझसे सीधे बात करनी चाहिए थी मेहर। ड्रामे करने की क्या ज़रूरत थी? मेहर ने थोड़ा झिझकते हुए अपना सिर उठाया। उसके दिल में जो कबीर का खौफ था वह भय के उस आक्रामक और पक्के सुरक्षा चक्र के सामने काफ़ी हद तक पिघल चुका था। उसे समझ आ गया था कि अभय भले ही कंट्रोलिंग हो, लेकिन वो उसके लिए ढाल बनकर खड़ा हो सकता है। अभय ने अपनी कोट की जेब में हाथ डाला, थोड़ा गंभीर हुआ और बहुत ही संजीदगी से बोला, खैर अब रोना बंद करो। मैं समझ गया हूँ कि तुम क्यों इस रिश्ते से भाग रही थी। ठीक है, मैं तुम्हारी माँ से खुद बात कर लूँगा और कह दूँगा कि ये सगाई और शादी तोड़ दे। तुम्हें अपनी मर्जी के खिलाफ किसी बंधक में बंधने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभय ने जैसे ही यह कहा, मेहर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके अंदर से तुरंत वो पुरानी अकड़ वाली मेहर बाहर आ गई। उसने हड़बड़ाते हुए अपने हाथ हवा में लहराए और हकलाते हुए कहा, रुको, अभी अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभय ने अपनी एक भौं ऊपर उठाई। उसकी आंखों में हल्की सी शरारत और हैरानी चमक उठी। ज़रूरत नहीं है? अभी तो तुम कह रही थी कि तुम्हें शादी नहीं करनी, तुम इस रिश्ते से नफरत करती हो, और अब कह रही हो कि ज़रूरत नहीं है। माजरा क्या है? आरजे मेहर बुरी तरह फंस चुकी थी। वो सच नहीं बोल सकती थी कि कबीर के जाने के बाद अभय के साथ उसका यह नकली रिश्ता अब उसे अंदर ही अंदर एक अजीब सा सुकून और सुरक्षा दे रहा था। उसने अपनी पलकें झपकाई और अपनी वो पुरानी अकड़ वापस लाते हुए कहा, वो इसीलिए क्योंकि वैसे भी दोनों की फैमिलीज बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही है। तुम्हारी मम्मी भी खुश है और मेरी माँ ने तो पंडित जी को भी बुला लिया था। अगर अचानक मना करेंगे तो दोनों की माताएं हमें कच्चा चबा जाएंगी, और वैसे भी मुझे तुम्हारी अकड़ तोड़ने में बड़ा मज़ा आ रहा है, तो मैं इतनी आसानी से तुम्हें आज़ादी क्यों दूँ? अभय हल्का सा मुस्कुराया। उसके होठों पर वो मुस्कान बहुत ही खूबसूरत और हल्की थी। उसने एक कदम मेहर की तरफ बढ़ाया और उसके बिल्कुल करीब आकर झुकते हुए बोला, अच्छा, सचमुच सिर्फ माँ के डर से, या फिर तुम्हें अब ये खड़ूस अभय कपूर थोड़ा थोड़ा पसंद आने लगा है? पसंद? तुम्हें? मेहर ने झटके से पीछे हटते हुए ऐसे मुंह बनाया जैसे उसने कोई कड़वी दवा खा ली हो। तुम अपने भ्रम के गुब्बारे में खुद ही पिन चुप हो रहे हो मिस्टर बॉस। तुम दुनिया के सबसे इरिटेटिंग इंसान हो। मैं और तुमसे प्यार? नेवर। हम देखेंगे जंगली बिल्ली। अभय ने अपनी वही शैतानी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, चलो पार्टी ख़त्म हो चुकी है, अब घर चलो, वरना तुम्हारी माँ फिर से पंडित जी को लेकर बैठ जाएंगी। अगले 3 दिन शहर की हाई सोसाइटी और मेहर के मोहल्ले में सिर्फ एक ही चर्चा थी, कपूर एम्पायर के मालिक अभय कपूर और आरजे मेहर की भव्य सगाई। मेहर जितना भागना चाहती थी उतनी ही तेजी से वो दोनों परिवारों के बीच फंसती चली गई। आखिरकार वो रविवार आ ही गया। मेंशन के बड़े से लॉन में फूलों की सजावट की गई थी। दोनों तरफ से रिश्तेदार और कुछ निंदा खास मेहमान मौजूद थे। मेहर ने एक बहुत ही खूबसूरत पेस्टल पिंक और सिल्वर लहंगा पहना था जिसमें वो क़यामत लग रही थी। वहीं अभय भी मैचिंग ब्लैक एंड सिल्वर शेरवानी में किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण शुरू किया और सगाई संकल्प। दोनों परिवारों के चेहरे पर खुशी चमक रही थी। मेहर की माँ की तो आंखें खुशी के आंसुओं से नम थी। चलिए अब बच्चे एक दूसरे को अंगूठी पहनाएं, माँ ने उत्साह से कहा। अभय ने चांदी की प्लेट से डायमंड रिंग उठाई। उसने मेहर का कांपता हुआ हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी उंगली में अंगूठी पहनाने लगा। जैसे ही अंगूठी मेहर की उंगली में गई, अभय ने बहुत ही धीरे से उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया,
अब तो फंस गई हो मिसेज कपूर, भागने का कोई रास्ता नहीं है। मेहर ने गुस्से से घूर कर अपनी तरफ से अंगूठी अभय की उंगली में ठूस दी, जिससे अभय के मुंह से हल्की सी आउच की आवाज़ निकली। ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो मिस्टर एंग्री बर्ड। वाह क्या प्यार है बच्चों में। रिश्तेदारों ने तालियां बजाई और तभी पंडित जी ने तुरंत आगे का पंचांग पलटा। उन्होंने अपनी आंखें सिकुड़ कर पंचांग के पन्नों को दौड़ाई और अचानक जोर से बोले, अरे राम, बहुत बड़ा संजोग बन गया है। आज की जो ग्रह दशा है उसके अनुसार इस रोका के तुरंत बाद अगले ही मंगलवार को विवाह का सबसे उत्तम और महाशुभ मुहूर्त है। अगर ये शादी इस मंगलवार नहीं हुई तो अगला मुहूर्त पूरे 2 साल बाद आएगा। पूरे लॉन में सन्नाटा छा गया। मेहर और अभय दोनों ने झटके से अपने सिर ऊपर उठाए। दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। अगले मंगलवार? मेहर लगभग चीख पड़ी, पंडित जी आप मजाक कर रहे हैं ना? सगाई के 2 दिन बाद शादी? कौन करता है ऐसा? अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं पंडित जी। माँ ने खुशी से ताली बजाई। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जितना जल्दी ये पल्लू से बंधेगी उतना मेरे लिए अच्छा है। अभय के परिवार ने भी तुरंत सहमति दे दी। दोनों हैरान और अवाक खड़े थे। खेल खेल में शुरू हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट वाला नाटक अब सचमुच की 7 फेरों की दहलीज पर आ चुका था। समारोह के बाद शाम ढल चुकी थी। मेहमान जा चुके थे। घर के एक कोने में स्थित छोटे से डेकोरेटेड स्टोर रूम या बालकनी के पास, जहाँ कम रोशनी थी, मेहर बड़बड़ाती हुई वहाँ से गुजर रही थी। ये पागल हो गए हैं सब। 2 दिन में शादी? क्या यह कोई सेल लगी है कि उठाओ और ले जाओ? मेहर अपने लहंगे को संभालते हुए गुस्से में बुदबुदा रही थी। तभी पीछे से एक मजबूत हाथ ने उसे खींचा और सीधे दीवार और अपने शरीर के बीच में कैद कर लिया। अंधेरे की वजह से मेहर चौंक गई। जैसे उसने नजरें उठाई, सामने अभय खड़ा था। दोनों के बीच की दूरी महज कुछ इंच की बची थी। 2 दिन में शादी? हाँ? अभय की आवाज़ उस शांत कोने में बहुत भारी और नशीली लग रही थी। उसकी नज़रें मेहर के चेहरे पर टिकी थी। तो तुम्हें इतनी आपत्ति क्यों है, होने वाली पत्नी? क्या तुम्हें डर है कि तुम मेरे साथ इन 2 दिनों में सच में एडजस्ट नहीं हो पाओगी? दूर हटो अभय, मेहर ने अपना दिल संभालते हुए कहा, क्योंकि अभय की इस नज़दीकी ने उसके होश उड़ा रखे थे। ये कोई मजाक नहीं है। 2 दिन में तो पार्लर की अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलती। तुम शादी की बात कर रहे हो? अभय हल्का सा और झुका। उसकी सांसें मेहर के होठों को छूने लगी थी। पार्लर की चिंता छोड़ो मेहर, तुम इस लहंगे में वैसे ही बहुत। अभय अपनी बात पूरी करने ही वाला था कि तभी बाहर से किसी रिश्तेदार के हंसने की जोर से आवाज़ आई। मेहर ने घबरा कर अभय को हटाने के लिए झटके से अपना हाथ उठाया और उसी हड़बड़ाहट में उसका पैर अपने ही भारी लहंगे के घेर में उलझ गया। संभलो। अभय ने तेजी से अपनी बाहें उसकी कमर के चारों तरफ लपेटकर उसे अपनी तरफ खींचा ताकि वो जमीन पर ना गिर पड़े। वो झटका इतना अचानक था कि मेहर का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। उसने खुद को बचाने के लिए अपने दोनों हाथ अभय के कंधों पर रखे और जब वो संभलने के लिए ऊपर उठी तो उसी वक्त अभय भी उसे बचाने के लिए झुका और फिर अनजाने में बिना किसी प्लान के दोनों के होठ अचानक एक दूसरे से टकरा गए। 1 सेकेंड के लिए उस छोटी सी जगह पर दुनिया की सारी आवाज़ें थम गई। वो कोई ज़बरदस्ती वाला किस नहीं था, बल्कि 2 ऐसे दिलों का अचानक हुआ टकराव था जो महीनों से एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। मेहर की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके दिल की धड़कनें एक पल के लिए रुक गई और फिर पागलों की तरह तेज दौड़ने लगी। अभय भी 1 सेकेंड के लिए सुन रह गया। उस सख्त हर चीज़ को कंट्रोल करने वाले इंसान के पैर जमीन पर से जैसे उखड़ गए थे। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि क्या हुआ है, मेहर ने तुरंत एक झटके से खुद को पीछे खींचा। उसका पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। उसके होठ कांप रहे थे और दिल गले तक आ गया था। अभय ने भी अपने होठों पर अपनी जीभ फेरी। उसकी आंखों में एक अजीब सा नशा और हैरान करने वाली चमक थी जो उसने आज तक कभी महसूस नहीं की थी। वो गलती से हुआ। मेहर ने हकलाते हुए अपनी उंगली अभय की तरफ दिखाते हुए कहा और बिना एक पल गंवाए वहाँ से ऐसे भागी जैसे पीछे कोई भूत आ गया हो। अभय वहीं खड़ा रहा। उसने अपने होठों को छुआ जहाँ अभी भी उस अनचाहे स्पर्श की गर्माहट बाकी थी।
उसके चेहरे पर एक बहुत ही गहरी बेइंतहा खूबसूरत मुस्कान तैर गई। गलती से सही, अभय ने खुद से फुसफुसाया और उसकी आंखों में एक सुकून आ गया। पर अब ये खेल सचमुच बहुत दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, यह देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।